नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये 2024 का चुनाव, बाकी चीजें तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स होंगे, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम इशू चला है, किस प्रकार से जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो प्रश्न उठे हैं इस चुनाव के बीच में। किसानों के साथ जो हुआ है वो भी प्रश्न जनता के बीच में हैं। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना आई वो भी जनता के बीच में है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका मैं वेट कर रहा हूं, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, जब ये 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे ये समझने में आसानी होगी कि हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में जो एक सांप्रदायिक जहर का माहौल बनाया गया था, एक धार्मिक विद्वेष का माहौल बनाया गया था, लोगों के दिमाग को धार्मिक उन्माद से भड़काया गया था। न केवल बड़े लोगों को, मध्यम उम्र के लोगों को भड़काया गया था, बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, IIT IIM के पढ़े हुए लोग भी, और यहां तक कि ये जो धार्मिक जहर था ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी चला जा रहा था। अब ये एक अंदाजा लगाना बहुत आवश्यक है, जो हमने देखा अपने 75 साल के इतिहास में भारतवर्ष के शुरू के 50-60 साल हमने इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष नहीं देखा। हमने बड़े प्यार मोहब्बत से हर धर्म के लोगों ने, हर जात के लोगों ने एक दूसरे के साथ ईद भी मनाई, उन्होंने दिवाली भी मनाई, हमने गुड फ्राइडे भी मनाया, हमने गुरु पूर्णिमा भी मनाई। हम लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से अपने देश को एकजुट किया और धार्मिक सद्भाव और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हमारे देश में 50-60 साल चली। जब गुजरात में एक घटना घटी 2002 में, जब एक प्रकार से ध्रुवीकरण पूरी तरह से किया गया हिंदू मुसलमान के बीच में, जबकि गुजरात के अंदर मुसलमानों की संख्या बहुत नगण्य है, कम है, 6-7% है, लेकिन इसके बावजूद जो एक प्रयोगशाला बनाई गई गुजरात के अंदर, और उसके बाद वो प्रयोगशाला का प्रयोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ और बहुसंख्यकों को ये मैसेज देने का प्रयास हुआ कि आपके सारे दुखों का कारण अगर कोई है तो ये अल्पसंख्यक हैं, और हमारे देश में हमारी प्रगति नहीं हुई उसका केवल कारण यह है कि आज से 200 साल पहले जब मुगलों का शासन था, उन्होंने हिंदू धर्म पे बड़ा अत्याचार किया, अनाचार किया, और वही हमारे देश के विकास में बाधक थे, ऐसा बताया गया। ऐसा व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया। अब इसमें दो वर्ग हो गए, पूरे समाज के अंदर दो वर्ग हो गए। एक वर्ग ये सोचता रहा कि चलिए, देश चाहे कमजोर हो जाए, देश को चाहे नुकसान हो जाए, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, अगर विदेशी आक्रमण हो और उसके बाद एक बटा हुआ हिंदुस्तान उनको मिले तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। जबकि मैंने 1962 का युद्ध देखा, 65 का युद्ध देखा, 71 का युद्ध देखा, मैंने कारगिल देखा, मैंने हिंदुस्तान को एकजुट देखा। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर ऐसा वातावरण बनाया गया, चाहे वो गौरक्षा के माध्यम से बनाया गया हो, चाहे वो कपड़ों से पहचान लेते हैं इस माध्यम से बनाया गया हो, या कब्रिस्तान शमशान से बनाया गया हो, लेकिन एक जहर का माहौल बनाया। और ये जहर को मापना बहुत आवश्यक था कि ये जहर जो नगण्य था, जो हम लोगों के दिमाग में नहीं था, वो किस गहराई तक लोगों के दिमाग में उतरा। जो पिछले 10 साल के अंदर, जो पहले 7-8 साल में ये जहर अपनी पराकाष्ठा में था, क्या ये जहर कम हुआ, ये बढ़ा, या उतना ही है? ये 4 जून को जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे तो पता चल जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि किस राज्य के अंदर जहर बहुत अंदर तक चला गया है और कहां उतना ज्यादा अंतर नहीं चला है। जहां तक मेरी जानकारी है, तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, हालांकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन वहां इतना ज्यादा धार्मिक विद्वेष नहीं। जो हिंदू समाज के लोग हैं वो बिल्कुल पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं, सारे अपने जो सभ्यता संस्कार हैं उनका पालन करते हैं,
लेकिन उनके अंदर जहर नहीं है, उनके अंदर द्वेष और घृणा नहीं है। भरने का प्रयास किया गया लेकिन वहां वो चीज नहीं उतरी। और वही आपको चुनावी रिजल्ट से पता चलता है कि वहां पे जो धार्मिक विद्वेष से बढ़ने वाली पार्टियां हैं उनको कभी भी दक्षिण में पैर पसारने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ प्रदेशों में एक मॉडल तो जरूर रहा, गुजरात से ये शुरुआत जरूर हुई, लेकिन फिर उसके बाद गुजरात ने अपना जो बिल्कुल टर्न था वो अलग तरह का ले लिया। उन्होंने अपना सारा का सारा जोर लगाया वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदुस्तान में प्रगति आपको करनी है या किसी प्रदेश को प्रगति करनी है, और वहां पे नौकरियां मिलना बहुत आवश्यक है, रोजगार मिलना बहुत आवश्यक है, युवाओं की मन स्थिति को करना बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि माननीय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के रहने वाले हैं और आज प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया कि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो वो गुजरात के अंदर हो। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी गुजरात के अंदर आए। तेलंगाना में भी अगर कोई इलॉन मस्क अगर कोई यूनिट लगाने की बात करे तो उनकी इच्छा कि वो गुजरात के अंदर आए, जिससे गुजरात में न केवल लोगों को रोजगार मिले और बच्चों को अवसाद ना हो, और उत्तर प्रदेश बिहार वालों को मंदिर मस्जिद में उलझा दो, उनको धार्मिक मुद्दों पे उलझा दो और उनको आपस में इस प्रकार से भिड़ा दो कि वो इतने आत्मिक धार्मिक विद्वेष में फंस जाएं कि उनको अपनी नौकरी और अपने रोजगार और अपनी महंगाई और अपने घर के खर्चे न चलना पाए की स्थिति को सोचने की क्षमता ही न बचे। अब विपक्षी दलों ने भी ये समझ लिया था, बाकी लोगों ने भी समझ लिया था, सारे विश्लेषकों ने समझ लिया था कि जब हिंदुस्तान के अंदर 80% हिंदू हैं और 12% 13% मुसलमान हैं और बाकी अल्पसंख्यक 3-4% हैं, तो अगर ये मैसेजिंग चली गई सोसाइटी के अंदर कि हिंदू धर्म के रक्षक केवल एक पार्टी है और 12% को रिप्रेजेंट करने वाली 3-4 पार्टीज हैं जिनमें वोटों का डिवीजन होना है, तो लोकतांत्रिक रूप से तो कभी वो पार्टी नहीं जीत सकती, वो पक्ष नहीं जीत सकता जिसके बाद 12-13% केवल वोट हो। और कैसे वो 80% पार्टी वोट परसेंटेज वाले हिंदू रिप्रेजेंटेशन करने वाले को हरा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे गोलबंदी शुरू हुई, जैसे जैसे क्षेत्रीय अस्मिताओं का प्रश्न आया, जैसे जैसे तमिलनाडु की अस्मिता का प्रश्न आया, उन्हें लगा कि इन्वेजन हो रहा है उनके ऊपर, एक गुजरात लॉबी उनके ऊपर अटैक कर रही है, तो वो अपने द्रविडियन कल्चर को बचाने के लिए वो एकत्रित हो गए और डीएमके के पीछे एकत्रित हो गए। यही गलती भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में की, जबकि कर्नाटका में जो असेंबली के इलेक्शंस हुए, संभवतः भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति ना होती, लेकिन माननीय अमित शाह जी ने जाके वहां जो स्टेटमेंट दे दिया कि वहां पे अमूल दूध आएगा और नंदिनी दूध जो वहां का लोकल ब्रांड है उस पर उसे थोपा जाएगा, तो उससे लोगों को लगा कि ये तो कर्नाटक की जो कन्नड़ अस्मिता है इस पे गुजराती प्रहार है, और कांग्रेस को शायद उसकी वजह से बहुत सारी सीटें मिल गई, तो वहां कर्नाटक की अस्मिता का प्रश्न आ गया। तेलंगाना का चुनाव हुआ जहां पे बीआरएस एक बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन वहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन वहां भी जब ये कर्नाटका की अस्मिता का प्रश्न आया और तेलुगु ये बीआरएस बनी और बीआरएस कमजोर हुई, तो वहां पे तेलंगाना में एक प्रकार से फाइट जो है वो असेंबली में स्वीप किया कांग्रेस ने, जबकि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वहां भी जहर कम था, जबकि कोशिश पूरी हुई कि हैदराबाद को आइसोलेट किया जाए, ओवैसी साहब पे प्रहार किया जाए, उनकी कटिंग्स निकाली जाएं और सारी चीज करके पोलराइज किया जाए, लेकिन पोलराइजेशन वहां पे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यहां पे हुआ। बिहार में कम हुआ क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जागृत ज्यादा हैं और वहां की जो मेन लड़ाई बेसिकली है वो धार्मिक न होकर उतनी ज्यादा वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। और जब जातीय जनगणना की बात हुई और जातीय जनगणना पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, बल्कि यहां तक कि विधानसभा के अंदर बीजेपी ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन बाद में क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक सवर्ण वोट बैंक था इसलिए उसमें उनको समस्या हुई, तो वहां जो गोलबंदी है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो शायद ये सोचा गया था, इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर पूर्ण होने का वेट भी नहीं किया गया, रामनवमी का भी वेट नहीं किया गया, और उसके पहले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा इस आधार पर करा दी गई कि शायद इससे धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा।
लेकिन उस वजह से, क्योंकि 3 महीने पहले ये काम हो गया था, तो धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू में तो 15-20 दिन बहुत ज्यादा उफान पे था, लेकिन वो धीरे धीरे हल्का पड़ता चला गया। और उसके बाद इससे टक्कर लेने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अपोजिशन पार्टीज के पास केवल एक तरीका था कि आप जो रिलीजियस पोलराइजेशन है उसकी तुलना में आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड और जातीय जनगणना की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिससे जो नैरेटिव है बीजेपी का वो नैरेटिव टूट सके। आपको याद होगा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि न मैं धार्मिक ध्रुवीकरण के पक्ष में हूं, न मैं जातीय ध्रुवीकरण के प्रश्न में हूं। और जो भी विचारक हैं, चिंतक हैं, जो देश का हित चाहते हैं, वो भी ये जानते हैं कि भारत की जो विविधता है उसको देखते हुए देश के लिए आवश्यक है कि 142 करोड़ लोग एकजुट होकर रहें और धार्मिक और जातीय विद्वेष में न पड़े। लेकिन जब धार्मिक विद्वेष एक पार्टी द्वारा किया गया तो दूसरी पार्टी के पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो जातीय अरिथमेटिक जो है उसको देखे, वो सोशल इंजीनियरिंग करे और वो ये कोशिश करे कि 80% में जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, जिसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो ओबीसीज का है, वो दलितों का है, और दलितों का, ओबीसीज का और मुस्लिम की अगर पॉपुलेशन की बात कर जाए तो ये करीब देश का 85% है। तो अपने राजनीतिक हितों को देखकर इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण किया, इन्होंने सामाजिक ध्रुवीकरण किया, और चाहे उससे देश का नुकसान हुआ। तो ये जो सामाजिक जातीय गणना है, अब इसका देखिए, आप उदाहरण देखिए, 2014-19 में जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी उसका मुख्य कारण ये सोशल इंजीनियरिंग थी। अमित शाह जी ने ये जानते थे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर लीडरशिप है तो या तो बहन मायावती की है या अखिलेश यादव की है, मुलायम सिंह यादव पहले थे उनकी है। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को आप एक पर्टिकुलर क्लैन यादवों से जोड़ सकते हैं, मायावती को आप जाटव से जोड़ सकते हैं, जबकि बैकवर्ड की तरह भी जोड़ सकते थे, उनको दलितों की तरह भी जोड़ सकते थे, लेकिन उनको प्रोजेक्ट किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, बीजेपी के आईटी सेल के माध्यम से, कि मायावती तो जाटवों की नेता हैं और अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं। इस प्रकार से उन्होंने नॉन यादव ओबीसीज को अलग किया और वहां पे उन्होंने दलितों में से नॉन जाटव दलितों को अलग किया और उनकी एक गिरोहबंदी सवर्णों के साथ की, जिससे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव भी जीती और 2014-19 में लोकसभा चुनाव भी जीती। ये बात भी अखिलेश यादव को समझ में आ गई कि जो एमवाई समीकरण है, उस एमवाई समीकरण से आप बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग है उससे जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने इस बार का जो टिकट वितरण किया, अगर आप उसे नजदीक से देखेंगे तो उसमें उन्होंने नॉन यादव बैकवर्ड्स को ज्यादा सीटें दी। उन्होंने कुर्मियों को सीटें दी, पासियों को सीटें दी, शाक्यों को सीटें दी। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि जो एक मैसेज बीजेपी वालों ने दिया है कि ये यादव पार्टी है, मुसलमान पार्टी है, उसमें नॉन यादव बैकवर्ड्स को देकर, और यादव और मुसलमानों का 30% का सपोर्ट बेस उनके पास था ही, इनको आप अपने वोट लाइए, हम जोड़ते हैं और आप जीत जाएंगे। जो पहले मान्यवर कांशी राम भी किया करते थे और बहन जी भी किया करती थी कि आप अपने वर्ग का, अपने समाज का वोट लाइए, हमारे 25% आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप जीत जाएंगे। और ऐसा पहले हुआ भी करता था। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन यादव बैकवर्ड्स को टिकट दिए, अच्छा, जो कांग्रेस के साथ आने से जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि जो मुसलमानों में थोड़ा सा अखिलेश यादव के खिलाफ ये प्रश्न था कि मुसलमानों के प्रश्न पे उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बोला, तो वो पूरी तरह से शिफ्ट कर गए थे कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के साथ आने से वो भी पूरी तरह से साथ जुड़ गए। जो बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उससे वजह से दलित जो अब जाटव नॉन जाटव में न पटकर उन्होंने कहा भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारे तो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और मैसेज बड़ा क्लियर था और राहुल गांधी ने हर रैली में वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाई और कहा कि रिजर्वेशन तो उन्होंने वैसे भी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से और लिटरल एंट्रीज के माध्यम से आपका बंद कर ही दिया है, और इनकी 400 सीटें आई तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा। द मैसेज वेंट टू दी मासेस। तो बेसिकली एक तो सोशल इंजीनियरिंग का खेल जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया था उसका काउंटर हो गया। दूसरा, जो धार्मिक विद्वेष जिसकी चरम सीमा होने की वजह से 2014 और 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था,
अब वो क्या उसकी लहर कम पड़ी है या जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन हुआ है या जातीय जनगणना की वजह से कंसोलिडेशन हुआ था उसकी वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण कम हुआ है, उसका अच्छा उदाहरण आपने हरियाणा के अंदर देखा। जब मेवात एरिया में मुसलमानों पे अटैक होने की बात हुई तो जाट और राजपूत समाज ने उसका समर्थन किया मुसलमानों का और कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और बाहर वालों को यहीं नहीं आने देंगे। तो जो पोलराइजेशन का प्रयास था वो पोलराइजेशन का प्रयास कम हो गया। अब क्योंकि एक तो बैकवर्ड कंसोलिडेशन, दलित कंसोलिडेशन और सवर्ण समाज में बंटवारा, राजपूत समाज के बारे में जैसे अनुप्रिया पटेल ने स्टेटमेंट दिए उसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए जैसे कि राजकोट के अंदर पुरुषोत्तम रूपाला ने दिए थे। और राजपूत समाज आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में और उसका सपोर्ट करने में और उसको जिताने में बड़ा बढ़ चढ़ के उसने भाग लिया था। इस बार वो पूरी तरह से इंडिया अलायंस को तो वोट दे नहीं सकता क्योंकि 40 साल 50 साल उसने बीजेपी को वोट दिया, इसमें घर बैठ गया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी कम हो गया। जाटों में रोष बहुत ज्यादा था ही, किसानों में रोष बहुत ज्यादा था ही, अग्निवीर की वजह से बच्चों में रोष बहुत ज्यादा था ही। और फिर ये जो सोशल इंजीनियरिंग हुई और जिस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जो धार्मिक विद्वेष जिसको बढ़ाने का प्रयास हुआ था वो कमजोर पड़ा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी हमारी निगाह में कमजोर पड़ी। अब ये तो 4 जून को पता चलेगा कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो केवल लोगों के फेस रीडिंग करके उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के उनको रिस्पॉन्स के देख के कंक्लूजन कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर स्टेट वाइज जब हम एनालिसिस करेंगे 4 जून के बाद, तो हमको पता चलेगा कि ये जो जहर घोला गया था, ये जहर की तीव्रता कम हुई है क्या या बढ़ी है या उतनी है। क्योंकि देखिए एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो चीज शुरू में आपको आह्लादित करती है, जो चीज रोमांचित करती है, धीरे धीरे उससे रोमांच कम होता जाता है, उससे खुशी कम होती जाती है और ये जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वह चाहे जाति विद्वेष की बात हो, चाहे धार्मिक विद्वेष की बात हो, कोई भी बात हो, उसका एक समय अवधि होती है और समय अवधि के बाद वो फिर अपना डिक्लाइन में चला जाता है। तो ये 2024 का चुनाव ये भी दिखाएगा कि ये जो धार्मिक विद्वेष था और जहर था ये कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। प्रदेशवार हम लोग जब निष्कर्ष करेंगे और ये पता चलेगा कि किस समुदाय ने किसको वोट दिया है, किस समाज ने किसको वोट दिया है, तो पता चलेगा कि क्या जो पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइजेशन था उसने वर्कआउट किया है या उसका काउंटर जो बेरोजगारी और महंगाई और अग्निवीर और किसानों पे हुए अत्याचार उन सब चीजों पे था, क्या उसने उसे काउंटर किया है। ये चीज तो हमको पता चलेगी 4 जून को, तब चर्चा करेंगे, तब देखेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है साउथ कैसे वोट करेगा, एक एक स्टेट कैसे वोट करेगा, वहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का वोट परसेंटेज क्या है, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, उससे ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या जो जहर, धार्मिक जहर अपने पीक पे था, क्या वो उसका ढलान शुरू हो गया है या अभी भी वो ऊपर बढ़ रहा है। ये 4 जून को पता चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।